नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज थोड़ा पढ़ाई से हट के बात होगी कांग्रेस के उन काले कारनामों के बारे में जो उसने अपने शासन के समय पे किए हैं। ये तो मैं सिर्फ एक कारनामे के बारे में वहाँ उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन जो कांग्रेस का समय रहा है, भारत को संवारने का कम भारत को बर्बाद करने का ज़्यादा रहा है। अब आप मेरी मेंटालिटी और आइडियोलॉजी को गेस करने लगे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी गवर्नमेंट दूध की धुली नहीं है। बस ये देखा जा सकता है कि उस गवर्नमेंट ने पॉजिटिव वर्क्स कितने किए हैं। पॉजिटिव वर्क्स कितने किए हैं, उस हिसाब से हम किसी गवर्नमेंट को अच्छा या बुरा डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ पर राष्ट्रहित ज़्यादा दिखता हो, वहाँ से हम गवर्नमेंट को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित जिस गवर्नमेंट में हुआ है, वो सरकार हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए, पर्सनल चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, जो मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, है ना? साल था 2004 का, जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी और 2014 तक रही। कब तक रही? 2014 तक रही। लेकिन उसी के बीच में हमारे इतने सारे घोटाले हो गए, मात्र 4 से लेकर के 14 के बीच में। जैसे आपका एक कोयला घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, आदर्श हो गया, ना जाने कितने, ठीक है? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 176 यानी कि 176 और उसके आगे 10 ज़ीरो, 1,76,000 करोड़ रुपए, या कोई ऐसा-वैसा आंकड़ा नहीं है। यह आज़ाद भारत के इतिहास का वह काला नंबर है, जिसने एक पूरी पीढ़ी को बता दिया था कि अगर सत्ता के नशे में बैठी कोई सरकार, चाहे तो वह मतलब किसी भी देश की हो, वह सरकार उस देश को नंगा कर सकती है। नंगा करने का मतलब है एकदम बेकार कर सकती है, पैदल कर सकती है। ठीक है? हम बात कर रहे हैं 4 से 14 के बीच में जो घोटाले हुए हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और जैसे एक फैक्ट्री खुल गई घोटालों की, जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ 2010 में, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, और इन सभी का बाप 2G स्पेक्ट्रम महाघोटाला। आज के इस वीडियो में हम इसी राजनीतिक भाषण की नहीं, बल्कि तथ्यों, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और कैग की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के बारे में, उसके बेसिस पर बात करेंगे। ठीक है? आपका जो 2G स्पेक्ट्रम है, इसका हम पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस एंड पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसमें जो आपका कैग की रिपोर्ट आई, आप जानते हैं, जो कि हमारे कैग होते हैं भारत के, क्या करते हैं? जो सरकार के जो खाते होते हैं, इनकी देख-रेख और इनका जो टोटल हिसाब-किताब रहता है, ये समझ सकते हैं सरकार का ये मुंशी होता है। सरकार का ये मुंशी होता है, तो ये सारी देख-रेख करता है। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो बताऊँगा। ये बातें यहाँ पर कोई हवा में नहीं की जाएँगी, यहाँ पर सारी चीज़ें ऑफ़िशियल चीज़ें होंगी। ठीक है? हम बात करेंगे यूपीए सरकार के उस मॉडल की, जिसमें आपका गठबंधन धर्म था, उस नाम पर देश के संसाधनों की सरेआम नीलामी कर दी। कैसे कर दी? ये अभी लोग इस समय ये चिल्लाते हैं कि देश बेच दिया, देश बेच दिया। अरे मक्कारो, तुमने क्या किया? तुम देखो पहले, ठीक है? तो कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि आज फैक्ट्स और डेटा सब आपको एकदम झकझोर के रख देंगे, अगर आप थोड़ा बहुत भी नेशनलिज़्म अपने अंदर कैरी करके चलते होंगे तो। ठीक है? सबसे पहले आप इस घोटाले को समझिए, ये घोटाला आखिर था क्या? यहाँ बाद में आएँगे, अभी यही समझिए कि ये घोटाला था क्या? आखिर लूटा क्या गया था इसमें? लूटा गया था स्पेक्ट्रम। अब कहेंगे भैया स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम एक टाइप का रेडियो वेव्स होती हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, आप इनको समझ सकते हैं। स्पेक्ट्रम लाइक ये है आपका स्पेक्ट्रम, ये हवा है आपकी। हवा में कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जो हमारे रेडियो वेव्स को कैरी करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है? और इनकी देख-रेख कौन करता है? तो इनकी देख-रेख करती है हमारी सरकार। ठीक है? जैसे आपका फ़ोन चलता है, सुप्रीम कोर्ट बार-बार कहता है कि पानी और स्पेक्ट्रम ये देश की जनता की संपत्ति है। सरकार इनकी मालिक नहीं है, सरकार सिर्फ़ एक रखवाली करने वाली संस्था है, लाइक एक ट्रस्टी है सिर्फ़, ठीक है? अब तो जो डेटा पे आते हैं, जैसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जैसे आपका आईटीयू है, आईटीयू, अब यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखूँगा क्योंकि ये क्लास कोई थ्योरी क्लास नहीं है। तो आईटीयू के आंकड़े बताते हैं कि 1999 में भारत के पास भारत के जो 2% लोग थे, इन्हीं के पास आपका जो फ़ोन था, वो था। समझ रहे हैं? भारत 1999 में आईटीयू के हिसाब से भारत की जनता के 2% के पास सिर्फ़ आपकी मोबाइल फ़ोन्स था, जो कि आपकी कॉलिंग को यूज़ करते थे। ठीक है? फिर समय बदला, टेलीकॉम पॉलिसीज़ भी बदली, और 2008 आते-आते भारत में मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या कितनी हो गई?
30 करोड़ चली गई। कितनी चली गई? 30 करोड़ चली गई। ठीक है? पूरा टेलीकॉम मार्केट बारूद की तरह फट गया। मोबाइल कंपनियों को अपना नेटवर्क फैलाने के लिए हवा में और ज़्यादा स्पेक्ट्रम चाहिए थे। मैंने आपको बताया क्योंकि स्पेक्ट्रम से ही हमारी रेडियो वेव्स जो तरंगे होती हैं, नेटवर्क्स होते हैं, वही हमारे चलते हैं। तो इनकी खुली नीलामी करनी चाहिए थी सरकार को, है ना? तो ये हुआ कि देखो, बात ये समझिए, जैसे आप कोई कोई न कंपनी है आप, तो आपको क्या चाहिए? आपकी टेलीकॉम कंपनी है, तो आपको चाहिए स्पेक्ट्रम्स। तो आप क्या करेंगे? सरकार से माँगेंगे या फिर उनकी नीलामी होगी तो आप वहाँ पर जाएँगे, ठीक है? तो इसी तरीके से खुली नीलामी करनी चाहिए थी और जो कंपनियाँ थी मुँह माँगी कीमत देने को तैयार भी थी। कायदे से एक ईमानदार सरकार को इसकी खुली नीलामी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे जैसे आपका क्या हो ताकि देश के जो खजाने हैं, जैसे लाखों करोड़ रुपए हैं, ये सब खराब ना हो। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार जो थी उसने क्या किया? उन्होंने देश के खजाने को भरने भरने के बजाय जो देश का खजाना था, अपने खास दोस्तों में बाँट दिया। जैसे अभी कहते नहीं है ना, अंबानी, अडानी, अंबानी, अडानी, अंबानी, अडानी। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? लूट का सबसे पहला और सबसे गंदा फ़ॉर्मूला तैयार किया गया, वो था कौन-सा? वो कौन-सा था? चलो उसके बारे में बात करेंगे। कीमतों में हेरा-फेरी करके फ़ॉर्मूला तैयार किया गया था। कीमतें हेरा-फेरी का क्या मतलब? 2001 की कीमतें 2008 में वही दे दी गईं अपने चहेतों को। 2001 में तो कम था, यहाँ पर 8 में बढ़ना चाहिए था इन्फ्लेशन, यहाँ पर 2% था, यहाँ पर 30 30 करोड़ लोग आ गए थे टोटल। टोटल 30 करोड़ लोग आपके मोबाइल सर्विसेज़ से जुड़ चुके थे। ठीक है? तो समय था आपका वही 7-8 के समय का, पूरे देश में मोबाइल फ़ोन का एकदम बूम था, मतलब एकदम विस्फोट हो चुका था। तत्कालीन दूरसंचार मंत्री जिनकी आप फ़ोटो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कौन है हमारी तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा हैं। टेलीकॉम मंत्रालय ने 2G स्पेक्ट्रम बेचने के लिए एंट्री फ़ीस तय की। यह साल 2001 की थी। समझे ना? ये साल 2001 की फ़ीस थी। 2008 का सोना 2001 के भाव में बेचा जा रहा था। आप ये समझ लो आपने 2001 में सोना लिया। मान लो आप गवर्नमेंट हैं, ठीक है? और ये आपके कोई दोस्त हैं एक्स, आपने 2001 में सोना लिया ₹100 में और यही सोना आप 2026 में आज के समय इनको ₹100 में बेचे दे रहे हैं। तो ये क्या स्कैम ही है तो क्या है? बस इसी को आपको समझना होगा यहाँ पर। क्या होगा? आपको इसी को समझना होगा। ठीक है? तो एक कंपनी आई पैन इंडिया। पैन इंडिया मतलब कंपनी नहीं आई थी, कंपनी तो आपकी यूनिनॉर और स्वान, यूनिटेक ये सब थी। ठीक है? तो जब पूरा देश के लिए स्पेक्ट्रम की कीमतें लगभग वही 1658 करोड़ के करीब फिक्स कर दी गई, 1658 करोड़। समझ रहे हैं आप? 1658 करोड़ की कीमतें फिक्स कर दी गईं। लेकिन ये जो कीमतें थीं, ये कब की थी? ये 2001 की कीमतें थी। ये 2001 की कीमतें थी, याद रखिएगा। 2001 की कीमतें थी और 2000 क्या ये सिर्फ़ एक भूल थी? नहीं, ये भूल नहीं थी। ये सोची-समझी एक साज़िश थी जिससे पैसा लूटा जा सके। ठीक है? और कल की जो कंपनियाँ जैसे मैंने यहाँ पर फ़ोटो भी लगा रखी है उनकी। जी, ये जो आपकी यूनिटेक देख पा रहे हैं, आप स्वान देख पा रहे हैं, ये कल को मल्टी नहीं मतलब बिल्डिंग्स बनाने का काम करती थी। क्या करती थी? आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं, आपका रियल एस्टेट वगैरह, फ्लैट बनाने का काम, बिल्डिंगें बनाने का काम, जैसे आपकी स्वान हो गई, यूनिटेक हो गई, जिसे मैंने आपको स्क्रीन पर लगा रखा है। ये सब क्या करती थी? बिल्डिंग्स बनाती थी। जब ये नियम आया 1658 करोड़ का कि हम टेलीकॉम इतने में बेच रहे हैं, ये रातों-रात टेलीकॉम कंपनियाँ बन गईं। क्या बन गईं? टेलीकॉम कंपनियाँ बन गईं और उन्हें कौड़ियों के भाव में स्पेक्ट्रम दे दिया गया। क्या हुआ? इन लोगों ने उन सभी को कौड़ियों के भाव में वो स्पेक्ट्रम्स खरीद लिए। प्रधानमंत्री कार्यालय जो कि पीएमओ के नाम से जानते हैं हम। पीएमओ कमेंट बॉक्स में बताएँगे पीएमओ का नया नाम क्या हो गया है? और वित्त मंत्रालय को सब पता था। उन्हें चिट्ठियाँ लिखी जा रही थी, चेतावनियाँ दी जा रही थी, लेकिन सत्ता बचाने की मजबूरी थी किसकी? सरकार की। ठीक है? तो सत्ता बचाने की मजबूरी में जो तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व के लिए जैसे मनमोहन सिंह जी हो गए, मनमोहन सिंह जी को मैं इतना नहीं करूँगा, बट जो मुखिया लोग बैठे हुए थे सरकार में,
वो सब धृतराष्ट्र बन गए, उनकी आँखों पर पट्टी बंध गई, उनकी आँखें चली गईं। चलिए, अब ये समझते हैं जो आपका घोटाला था ये वाला 2G स्पेक्ट्रम ये कैसे-कैसे हुआ, इसमें इसको कैसे गढ़ा गया? तो एक नियम लाया गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड यही बेस था इसका पूरा। पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से अ, इसको रखा गया। सुनने में तो बहुत पारदर्शी लगता है कि हाँ, नहीं इसमें एकदम परफेक्ट हुआ होगा फर्स्ट पे एंड सॉरी मतलब ये फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व्ड लेकिन इसको क्या बना दिया गया? इसका मेन मोटो था फर्स्ट पे एंड फर्स्ट गेट ये इसको बना दिया गया था। ठीक है? जो पहले सूटकेस लाएगा पैसों से भरा, हम उसको स्पेक्ट्रम दे देंगे। और फिर हुआ क्या? समय आया 10 जनवरी का। 10 जनवरी 2008 मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज निकाला जो कि कट ऑफ डेट मतलब इसमें रखी गई थी। पहले 1 अक्टूबर थी। यहाँ पर 1 अक्टूबर 2007 तय थी। इसको फिर बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 25 सितंबर कर दिया गया। 2000 1 मिनट 2007 कर दिया गया, बिल्कुल सही है। तो जो 1 अक्टूबर 2007 है यानी कि कुछ समय बाद की थी, कुछ कंपनियाँ और भी आ सकती थीं, लेकिन इसको क्या किया गया और पहले प्रीपोन कर दिया गया। जनरली होता नहीं है, बट जब स्कैम करना हो तो चीज़ें प्रीपोन्ड भी हो जाती हैं। या अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह हो या कोई इवेंट हो, जो राष्ट्रहित में हो सकता है, वो शायद ऐसा नहीं होगा। और इसको प्रीपोन करने के बाद जो सबसे भयानक बात निकल के आई, इसमें वो हुई कंपनियों के करोड़ों रुपए के डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए सिर्फ़ 45 मिनट का समय दिया गया। समझिए 45 मिनट क्योंकि कंपनीज़ जो थी वो पहले से क्या थी? फिक्स थी कंपनीज़ पहले से। और कुछ लोग अभी आ जाते हैं दुनिया भर का ज्ञान पेलने की, ऐसा नहीं है ऐसे कांग्रेस थी और उन्होंने आईआईटी बना दिया आईआईटी बना दिया। अरे भैया देश आज़ाद हुआ था। देश ये संसाधन कुछ नहीं थे, कुछ तो करेंगे ही, नहीं तो उनके लात मार के भगा नहीं देते, ठीक है? खैर इन मुद्दों पर भी आएँगे, बाद में आएँगे। 45 मिनट का समय दिया गया। कंपनीज़ फिक्स थी, इनके अपने चहेते फिक्स थे। 45 मिनट में सिर्फ़ अगर देखो ज़्यादा हो जाता तो स्पेक्ट्रम्स और भी बिक सकते थे, फिर इनके अपनों का नुकसान हो सकता था। इसीलिए 45 मिनट का समय दिया गया, जो 4-5 इनके यूनिटेक और स्वान ये सब थे, ये फटा-फटा करके उन्होंने स्पेक्ट्रम को खरीद लिया। आप खुद सोचिए, क्या कोई सामान्य कंपनी 45 मिनट में सैकड़ों करोड़ का ड्राफ्ट बनवा सकती है? नहीं। यह ड्राफ्ट सिर्फ़ वही जमा कर सकता था जिसके पास अंदर की खबर थी। जो कंपनियाँ मंत्रालय के बाहर ड्राफ्ट लेकर पहले से खड़ी थी, उन्हें लाइसेंस मिल गया। पारदर्शी सिस्टम का गला सरेआम घोट दिया गया। वहीं पर एक टाइप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई और पूरे सिस्टम की हत्या हो गई। जो आज राहुल गांधी संविधान की ब्लैंक कॉपी आप कह सकते हैं उसको कि उसमें लिखा कुछ नहीं है, पतली सी एक डायरी है, जस्ट उसपे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। उसको लेकर के इधर-उधर हल्ला मचाते रहते हैं कि हाँ भैया हम हैं संविधान के रखवाले, हम हैं संविधान के रखवाले। तो इनकी रियलिटी क्या है बस इसी को एक्सपोज़ करने के लिए मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ। इस सीरीज़ में करीब 50 से 60 स्कैम मैं कांग्रेस के बताने वाला हूँ। 50 से 60 सिर्फ़ इन्हीं के नहीं, बीजेपी के भी बताऊँगा बीजेपी के भी बताऊँगा और तब मैं आपके सामने अपना रियल पर्सपेक्टिव रखूँगा कि मैं क्या बताता हूँ। ठीक है? चलिए, जब ये सब चल रहा था तब भारत के जो कैग हैं हमारे, तब तत्कालीन कैग कौन थे? ये आप बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आप कितने क्यूरियस हैं। उसने क्या कर दी जाँच शुरू कर दी। जब इतना देखा कि लोचा चल रहा है कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, जब नूर लगा तो उन्होंने वही करीब 2010 में ये जाँच करीब 2008-9 में शुरू की और 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसको रिपोर्ट नंबर 19 के नाम से आज भी जाना जाता है और कैग की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपकी ये अवेलेबल भी है कुछ आई थिंक जी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है? हुँ। वहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, आप वहाँ से इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसी रिपोर्ट ने देश के जो आंकड़े आए थे इसमें, जैसे 1,76,000 जो 1,76,000 करोड़ सॉरी 1.776 लाख करोड़
का जो लगभग एक अनुमानित नुकसान था, जो कैग को लग रहा था, वो बाहर किया गया। कांग्रेस के नेता आज तक इस आंकड़े को हवा-हवाई कहते हैं। हवा-हवाई कहेंगे ही भाई, खा गए हैं जो। लेकिन कैग ने ये अ, इस हवा से इतने गुब्बारे फुलाए कि जो कांग्रेस के घर में जाके घुस गए। समझिएगा इस बात को। ठीक है? कैग के पास जो था कैग के पास इनका पूरा सबूत था। इसका ठोस आधार था उनके पास। जो कंपनियाँ जैसे आपकी स्वान और यूनिटेक हो गईं, सरकार को महज़ 1658 करोड़ में स्पेक्ट्रम खरीदा था। उन्होंने कुछ दिनों के बाद अपना 45 से 60% शेयर विदेशी कंपनियों को 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए में बेच दिया। सबसे बड़ी बात ये है। यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड पर चलेंगे, वहाँ पर समझेंगे। चलो यहाँ पर समझते हैं। कितने में लिया था? 1658 करोड़ में लिया था। कुछ समय के बाद ही जो स्वान एंड यूनिटेक जैसी और भी जो कंपनियाँ थी, उन्होंने क्या किया, जो इनका स्पेक्ट्रम लिया था 1658, यही करीब 1500 करोड़ में उन्होंने लिया था। इसको कितने में बेचा? 6 से 7 से 8 हज़ार करोड़ के थाउज़ेंड, इतने में बेच दिया। कितना? 45% से 60% तक का शेयर विदेशी कंपनियों को बेच करके पैसा कमाया, और इस पैसे में उन नेताओं के भी हिस्से थे जो इन सब में हासिल नहीं, मतलब शामिल थे। ठीक है? शामिल थे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यानी सरकार में सस्ते माल में उठाया और विदेश में इसको भारी मुनाफ़े में बेच दिया। कैग ने जो ये कैग हमारे थे, CAG, कैग ने इसी का खुलासा किया। ठीक है? इसी का खुलासा किया कब? यानी कि जो जिसे आपका FDI होता है, विदेशी निवेश, 2010 2010 में इसको अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा कर दिया। और यह साबित कर दिया कि जब 2010 में ये साबित कर दिया। कैसे साबित किया? क्योंकि इस टाइम पर 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी। 3G 3G जो स्पेक्ट्रम थे आपके, इसकी नीलामी हुई थी, और इसके कंपैरिज़न में कैग ने यह साबित कर दिया कि जो 1.76 लाख करोड़ रुपीज़ भारत की जनता के इन हरामखोरों ने खाए हैं, अगर उसको सही से लगाया जाता तो ना जाने कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल, कितने हाईवेज़, ना जाने कितना इंफ्रा इंडिया का डेवलप हो सकता था। लेकिन इनको हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए तो सिर्फ़ मंदिर की ज़मीनों पर चाहिए। क्योंकि इनकी नीयत ही ऐसी है। अपना तो कुछ काम करेंगे नहीं, और जो दूसरे करेंगे उनको भी वो करने नहीं देंगे। चलो, बात आगे जब आती है, जैसे लाइसेंस रद्द, 122 लाइसेंस करीब रद्द किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जब ये अ, खुलासा होने लगा सुप्रीम कोर्ट में। समय आया समय आगे बढ़ा धीरे-धीरे, जब सरकार ने बेशर्मी से कुछ नकारने की कोशिश की, तो सब कुछ नकारने की कोशिश की, तब सरकार ने जो कैग था, वो मामला पहुँचा दिया कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। समय आया 2 फरवरी का। खाली स्लाइड पे चलते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे चलते हैं। समय आया 2 फरवरी का 2012। यह तारीख भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज है आज भी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के मुँह पर ऐसा तमाचा जड़ा था कि उसकी गूंज आज भी उनके कानों में बज रही होगी। बहुत सिंपल है ये। कोई ये नहीं बताएँगे कि 5 उँगली छपी थी कि 4 उँगली छपी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट यानी कि आर्टिकल 124 याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है? अ, कोर्ट में साफ शब्दों में कहा था, 2G आवंटन की पूरी प्रक्रिया मनमानी और असंवैधानिक और धांधली से भरी, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको बता दिया। कोर्ट ने एक झटके में तत्कालीन सरकार द्वारा बांटे गए सभी 122 लाइसेंसेस को रद्द कर दिया। और सोचिए, अगर घोटाला नहीं हुआ था, अगर सब कुछ नियमों के तहत था, तो इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने 122 लाइसेंस एक झटके में कचरे के डब्बे में क्यों डाल दिए? ये सोचने वाली बात है। कोर्ट ने उसी दिन यह नियम बना दिया कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन सिर्फ पारदर्शी और सार्वजनिक नीलामी, यानी कि पब्लिक ऑक्शन के ज़रिए ही होगा। ये नहीं होगा कि 45 मिनट के नियम बना दिया और सारी चीज़ें हो गईं। ठीक है? चलो। फिर एक कांग्रेस 2017 का समय आया, धीरे-धीरे 2017 का समय आया, और इसमें क्या हुआ कि जितने भी आरोपी थे, इनको लगभग-लगभग बरी कर दिया गया।
क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। और अब कांग्रेस अक्सर एक ढाल का इस्तेमाल करती है, वो कहती है कि 2017 में जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ए राजा और जितने भी अन्य आरोपी थे, अन्य आरोपी में जैसे आपके बहुत से आरोपी थे, उनके लिस्ट उनकी बहुत ज़्यादा लंबी है। आपके करीम मुरानी हो गए जो कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर थे, रवि रेउआ हो गए, अंशुमन रेउआ हो गए, विकास सराफ हो गए, ये एसआर ग्रुप एग्जीक्यूटिव्स के ओनर थे ये। और जो आपकी लूप टेलीकॉम प्रॉम्प्टर्स थे वो आपके मतलब प्रमोटर्स थे, ये आपके जैसे एक आईपी खैतान थे, आसिफ बालवा थे, ये सब थे, सुरेंद्र पिपारा थे, हरि नायर, गौतम गौतम दोषी, संजय चंद्रा, विनोद गोयनका, शाहिद उस्मान बलवा, आर के चंदोलिया, सिद्धार्थ बेहुरा, ये सब टोटल इन सब की पूरी लिस्ट थी और इनको क्या कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माफ़ करिएगा, सीबीआई कोर्ट 2017 की जो दिल्ली की सीबीआई कोर्ट स्पेशल कोर्ट थी, उसको यहाँ पर बरी कर दिया गया। दोस्तों यह न्याय ही नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की एक नाकामी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया क्योंकि जाँच एजेंसियाँ ऐसी थी जो आपराधिक साजिश जितने भी आपराधिक साजिश की गई थी, उनके बारे में सबूत नहीं ला पाई और जज साहब जो थे हमारे सीबीआई कोर्ट के, उन्होंने कहा मैं 7 साल से इंतज़ार करता रहा लेकिन अभियोजन पक्ष कोई भी ठोस सबूत नहीं ला पाया है। जब जाँच करने वाले ही सत्ता के दबाव में आकर के कमज़ोर पड़ जाएँ तो सिस्टम में इतने सुराख हों कि वहाँ से पानी तो क्या एक आरोपी तक निकल जाए। तो इसका मतलब यह नहीं होता कि अपराध नहीं हुआ है। अगर अपराध नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस क्यों रद्द किए? ज़रा सोचिएगा। दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ है, इससे भारत कई दशक पीछे चला गया। सोचिए 1,76,000 करोड़ रुपए मायने रखते हैं, ठीक है? इसने ना सिर्फ़ हमारे टेलीकॉम सेक्टर में विदेशी निवेशकों को भरोसा तोड़ा, बल्कि उस दौर में भारत की छवि एक भ्रष्ट राष्ट्र की बना दी थी। ये एक घोटाला नहीं था, इसके इन घोटालों की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है? और आज वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको 3 सवाल लेकर जा रहा हूँ, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 122 लाइसेंस रद्द किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, ये कौन है? ये हैं ए राजा। ए राजा ए राजा कौन थे? टेलीकॉम मिनिस्टर थे, टेलीकॉम मिनिस्टर तत्कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर और इनका मेन रोल था इसमें। मैंने थंबनेल पे मनमोहन सिंह जी को क्यों यूज़ किया है? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो इसलिए मैंने उनको यूज़ किया। देखा जाए तो उनका कोई स्पेशल रोल मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक पपेट सीएम थे, मैं आज भी कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा। अगर उनको हम कोई सराहना नहीं करते हैं उनके काम की, तो उनको हम इस तरीके से दलदल में ढकेल भी नहीं सकते हैं, ठीक है? वो एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, उनकी कोई इसमें वो नहीं है आई थिंक जैसा मेरा मानना है, ठीक है? और 3 क्वेश्चन में से एक ये हो गया कि जो गठबंधन धर्म है, इसको आपको समझना होगा कि गठबंधन की एक हमारे विद्वान हुए, चाणक्य महोदय, उनके बारे में आप जानते ही होंगे। उन्होंने कहा था कि जब सारा विपक्ष एक हो जाए, तो ये समझिएगा कि राजा जो है वो ईमानदार है और अपना काम अच्छे से कर रहा है। आज वही स्थिति आकर खड़ी हुई है कि सारा विपक्ष, इंडी अलायंस जिसको हम कह रहे हैं, वो एक हुआ खड़ा है किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। तो आप खुद फैसला करिए, फैक्ट्स मैंने आपको दिए हैं और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो जो हमारी जाँच एजेंसियाँ हैं, क्या ये अपना काम नहीं कर पा रही हैं सही से? इनमें राजनीतिक दखल है या ये अभी तक आज़ाद हुई हैं या नहीं हुई हैं? इसको इन 3 क्वेश्चन्स को आपको हमारे अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। फैक्ट्स आपके सामने हैं, फैसला आपको करना है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि देश के उस हर युवा 1,76,000 करोड़ लाख करोड़ की महालूट की असली सच्चाई को जान पाएँ। ठीक है? मिलते हैं आपको अगले स्कैम की वीडियो में, तब तक के लिए 1 मिनट और हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी एग्ज़ाम की लाइक एयर फ़ोर्स हो गया, उसके लिए भी स्पेशल सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वहाँ पर आप अच्छे से आप वहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आप ये समझिए कि जो एयर फ़ोर्स है उसमें 2 साल की छूट भी देखने को मिली है एंड वहाँ से हम इस चैनल पे प्यारा कंटेंट आता रहेगा और ये मत समझिएगा कि मैं बीजेपी का भक्त हूँ, नहीं।
बीजेपी का भक्त नहीं हूँ, मैं देश का भक्त हूँ और आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरी आइडियोलॉजी जो है बीजेपी से थोड़ी बहुत मिलती-जुलती आप कह सकते हैं। ठीक है? और जो गलत हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में उस पर भी वीडियोज़ आएँगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं सिर्फ़ एक ही वीडियो लाऊँगा, सिर्फ़ एक लाऊँगा। बस मेरे ओवरॉल कहने का मतलब ये है कि आपको अपना जो मानसिक विकास है, उसको इस तरीके से करना है कि आपको किसी रील, किसी इंस्टाग्राम, किसी व्हाट्सऐप पे आई हुई जो चीज़ें होती हैं, उन पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है, आपको मूक दर्शक नहीं बनना है। ठीक है? आपके पास इंटरनेट है, आप उठाइए, चीज़ों पर रिसर्च करिए और आप खुद उस पे विचार करिए। और अगर अगर आप चाहते हैं तो ये कैग नंबर जो आपकी रिपोर्ट है ना ये, आप इसको गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या-क्या था, कैसे-कैसे चीज़ें थी। रिपोर्ट नंबर आप 19 लिखेंगे 2010 की तो आप उसमें आ जाएगा। और कैग का नाम क्या था तत्कालीन ये भी आप बता दीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।